नमस्कार दोस्तों, अभी तक की क्लास में हमने जीव विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में देखा कि जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अरस्तु जी के द्वारा इन्हें दो भागों में बांटा गया, जंतु और वनस्पति। इसके बारे में बताया गया आपको, जंतु और वनस्पति। ठीक है, उसके बाद लिनियस महोदय ने भी इन्हें दो जगत में बांटा, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जंतु और पादप जगत। उसके बाद हमने किसको देखा, विटलर जी को, और विटलर जी ने क्या किया, हिटकर जी ने इसे 5 जगत प्रणाली में बांटा। ठीक है, जिसको हमने विस्तृत रूप से हर जातियों को देखा, मोनेरा को देखा। ठीक है, ये प्रोक्रिएटिव जीव थे, इसमें हमने इसके बारे में देखा, जिसमें साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिबैक्टीरिया में हमने क्या देखा है, सबसे प्राचीन जंतु था। एक क्विक रिवीजन आपको करा दें। उसके बाद हमने प्रोटिस्टा देखा, दूसरा जगत। प्रोटिस्टा जगत में हमने क्या देखा कि यह एक कोशिकी होते हैं, जैसे युगलिना वगैरह इसमें महत्वपूर्ण जंतु थे। ठीक है, उसके बाद हमने पादप जगत देखा। ठीक है, पादप जगत में हमने देखा कि यह क्या होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, शैवाल, मांस, पुष्पीय होते हैं, अपुष्पीय होते हैं, कई चीज़ें हमने देखा। उसके बाद हमने कवक के बारे में देखा। कवक चौथा ग्रुप देखा, जो कि यूकैरियोटिक था, परपोषी थे। ठीक है, इतरपोषी भी थे। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण बात थी कवकों की, इनके जो कोशिका भित्ति था वह किसकी बनी थी, काइटिन नामक, याद रखिएगा, काइटिन नामक शर्करा की। उसके बाद हमने जंतु जगत को देखा, उसमें हमने कई भागों को देखा। जंतु जगत में हमने कई भाग हमने देखा उसमें। ठीक है, अब आज से जो हमारा क्लास होगा कि ये बनते, इनका निर्माण कैसे होता है, तो उन सब में जो सबसे शुरुआत है कि कोई एक शरीर कैसे बनता है, उन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। तो वो आज हमारा पहला लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है वह है कोशिका एवं कोशिका की संरचना। ये कोशिका है क्या, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, याद रखिएगा इसको, और यह स्वतः जनन में समर्थ है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिससे वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन करते हैं। यही पूरा कोशिका का बात है। ठीक है, कोशिका सेल, इसका लैटिन भाषा में इसे सेलुलर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या, एक छोटा सा कमरा। कुछ सजीव कौन कौन से, जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव कैसे होते हैं, जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए मनुष्य को क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। कोशिका की जो खोज हुई थी, ये नाम याद रखिएगा महत्वपूर्ण, रॉबर्ट हुक जी ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, खोज किसने की, रॉबर्ट हुक जी ने। लेकिन स्लाइडेन तथा स्वेन ने क्या किया, कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने, और खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। इनके अनुसार सभी सजीवों का शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। अब सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कहाँ होती हैं, कोशिकाओं के अंदर, और कोशिका के भीतर ही आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं जिनसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचना अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती है। कोशिका का जो विधिवत अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं, अर्थात काइटोलॉजी या कोशिका जैविकी, सेल बायोलॉजी कहा जाता है। डायरेक्ट ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा काइटोलॉजी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कोशिका है, इसमें क्या क्या चीजें हैं आप देख रहे हैं, इसमें कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक कोशिका झिल्ली देखने को मिलेगी, एक तारकाय मिलेगा, लाइसोसोम, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा एनर्जी देती है, अंतःप्रद्रवित जलिका कोशिका द्रव्य भरे होते हैं, केंद्रक होता है मेन, केंद्रिक झिल्ली होती है, गार्जी उपकरण होता है जिसे पुलिस मैन भी कहते हैं। अब इन्हीं सब के बारे में हम खंड को विस्तृत रूप से तोड़ते हुए पढ़ेंगे। कोशिका के बारे में हमने देखा। कोशिका का निर्माण क्या होता है, कई घटकों से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिकांग, यानी कोशिका के अंग। और प्रत्येक कोशिका क्या होती है, का एक विशेष कार्य होता है अंगों का। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधित सभी कार्य करने में क्या होती है, सामर्थ होती है। और जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। अब अध्ययन की दृष्टि से इन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं।
कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। देखते हैं इसे। केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। याद रखिएगा, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। और जीव द्रव्य की खोज अगर नामकरण की बात करें तो यहाँ नाम नहीं है, लिख लीजिए। पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे, पुरकिंजे जी ने इसका नामकरण किया था। ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। यह प्रत्येक कोशिका के क्या होती है? झिल्ली है, बाहर का आवरण घेरे हुए होती है। बाहर चारों ओर क्या होती है? पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। अभी हमने यहाँ ऊपर देखा, ये देखिए ना, ये जो झिल्ली लगी हुई है यही झिल्ली है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यह झिल्ली जीवित एवं अर्ध पारगम्य होती है, क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ पदार्थ ही अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं, कुछ ही। इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखलाई पड़ती है। जब हमें इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, बीच बीच में क्या होता है? अनेक छिद्र मौजूद होते हैं। और कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये किसकी बनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड और प्रोटीन की। प्रोटीन तथा इनके बीच दो परत, प्रोटीन तथा इनके बीच क्या होता है? लिपिड का रहता है। दो प्रोटीन की परतें होती है, उसमें लिपिड भरा रहता है। अब कोशिका द्रव्य क्या क्या होता है? जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच होता है, वही क्या होता है? कोशिका द्रव्य। इनमें अनेक कार्बनिक पदार्थ, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन? खनिज, लवण और जल होते हैं, जो क्या होते हैं? निर्जीव पदार्थ हैं। कोशिका द्रव्य क्या होता है? एक बहुत गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। अब कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकांग के बारे में हम देखेंगे। जो पहला है, क्या है वह? अंतःप्रदवी जालिका। आइए इसको देख लेते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? जंतु एवं पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। कहाँ? जंतु पादप दोनों में। इस जालिका को अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। यह लाइपोप्रोटीन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। कोशिका में समानांतर नलिकाएं के रूप में फैली रहती हैं। कोशिका में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। और यह कितनी प्रकार की होती है? दो। पहली कौन है? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। इस प्रकार की अंतःप्रदवी की क्या है कि यह झिल्ली क्या होती है? चिकनी होती है। अंतःप्रदवी जालिका की, चिकनी वाली की। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये लिपिड स्त्राव के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या करते हैं? लिपिड स्त्रावित करते हैं। अगला क्या है? दूसरा क्या है? खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। इस प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? राइबोसोम, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया आपका कि खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका में ही राइबोसोम पाए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये अभी ऊपर हमने बताया भी, अभी इसके बारे में विस्तृत भी देखेंगे। अंतःप्रदवी जालिका अंतःकोश की परिवहन तंत्र का क्या करता है? निर्माण। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है, ठीक है। और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण यानी राइबोसोम। इतनी बार आपको आ रहा है कि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अंतःप्रदवी जालिका केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाता है। यह कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में क्या करता है? भाग लेता है। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र क्या होता है? काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो दोनों आपने देख लिया, दो भाग जो इसके थे। अगला है हमारा तारकाय। अब तारकाय को खोज किसने की? बोवेरी ने की थी तारकाय की खोज, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये याद रखें, केवल जंतु कोशिका में। वह जंतु और पादप अंतःप्रदवी जालिका जंतु और पादप दोनों में पाए जाते थे, लेकिन तारकाय केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। यह बेलने जैसी एक रचना होती है, बेलन की तरह। यह जंतु कोशिका में केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है तारकाय का। इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। और प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह
तारक रश्मियां दिखाई पड़ती हैं। तारकाय क्या करता है, जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह कोशिका में क्या करता है, सीलिया एवं फ्लैजिला के बनने में भाग लेता है। यह कोशिका का प्रचलन अंगक है। अब तारक केंद्र युग्म में पाए जाते हैं, तारक केंद्रक युग्म में पाए जाते हैं। यह युग्म डिप्लोसोम या सेंट्रोसोम कहलाता है, जो इसके युग्म होते हैं। एक स्पष्ट तंतुमय कोशिका द्रव्य तारक केंद्रों को घेरता है, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रीस्फीयर। याद रखिएगा, सेंट्रीस्फीयर व तारक केंद्र को सम्मिलित रूप से ही क्या कहा जाता है, तारका या डिप्लोसोम। और दो तारक केंद्रक एक तारकाय में क्या होता है, 90 डिग्री के कोण पर स्थित रहता है। यह झिल्ली रहित संरचनाएं हैं। सूक्ष्म नलिकाएं उपबंध करवाकर सूक्ष्म नलिकाओं के तर्कु बनाते हैं। तो याद रखिएगा, केवल जंतु में पाए जाते हैं। उसके कार्य क्या है, तारकाय क्या करता है, सूक्ष्म नलिकाओं के बहुलकीकरण के द्वारा तर्कु तंतुओं व तारक किरणों का निर्माण किया करते हैं। यह समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के लिए आवश्यक कार्य करते हैं। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, कायिक कोशिका में, अभी आगे इसको पढ़ेंगे। तारकाय पचमाव व कसाव के संगठन व विकास में सहायक करता है, ये इनके कार्य हैं। तारकाय कोशिका विभाजन के दौरान ध्रुवों का निर्धारण भी करता है। और मनुष्य या अन्य प्राणियों के शुक्राणुओं में पूंछ भाग का निर्माण तारक केंद्र से होता है, जो तारकाय में उपस्थित रहता है। ठीक है, दो चीजें हो गई। अगला है गाल्जी काय। यह पहली बार तंत्रिका कोशिका में केंद्रक के पास कैमिलो गॉल्जी ने देखा। किसने देखा था, ऐसे ही इनके वैज्ञानिक का नाम रहेगा, क्या नाम है, कैमिलो गॉल्जी। इसी के नाम पर इसे क्या कहा गया, गाल्जी काय नाम दिया गया। गाल्जी काय बहुरूपी होती है, अर्थात अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में इसकी संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। केवल इसी कोशिकांग में निश्चित ध्रुवीयता पाई जाती है। बेकर द्वारा इसे सूडान ब्लैक अभिरंजन से अभिरंजित किया और इसे अनेक स्त्राव से संबंधित होना बताया, इसलिए इसको बेकर की बॉडी भी कहते हैं। याद रखिएगा, बेकर जी ने ये बताया, तो गाल्जी जी ने खोज किया तो गाल्जी काय नाम पड़ गया। गाल्जी काय के अन्य नाम क्या है, गाल्जी सम्मिश्रण, गाल्जियोसोम, गाल्जी बॉडीज, गाल्जी उपकरण, डाल्टन सम्मिश्रण, लिपोकोन्ड्रिया, डिकियासोम, ट्रोफोस्पोनीसियम, बेकर की बॉडी, इडियोसोम। तो इतने इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, याद रखिएगा, पर्यायवाची। अब गाल्जी काय की संरचना क्या होती है, कि इसकी संरचना में क्या क्या होते हैं, निम्न घटक। सिस्टर्नी होता है, नलिकाएं होती हैं और पुटिकाएं होती हैं। अब सिस्टर्नी क्या है, यह झिल्ली नुमा घुमावदार चपटी संरचना होती है गाल्जी काय में। यह एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती हैं और सामान्यतः इनकी संख्या कितनी होती है, 6 से 8। लेकिन गाल्जी काय में इनकी संख्या में विभिन्नता पाई जाती है। कीटों में सिस्टनी की संख्या बहुत अधिक है, कितनी, 30 तक। गाल्जी काय की सिस्टनी में 4 संरचनात्मक घटक होते हैं, सिस गाल्जी, अंतः गाल्जी, मध्य गाल्जी और ट्रांस गाल्जी, ये 4। अब नलिकाएं क्या होती हैं, ये छोटी शाखित नलिकाकार संरचना होती है। ये शाखाओं के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं या सिस्टर्न के किनारे पर बनती हैं। और अगला क्या है, पुटिकाएं। यह छोटी तथा थैली जैसी संरचना होती है। इनका निर्माण नलिकाओं द्वारा होता है। पुटिकाएं क्या होती हैं, 3 निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन, संक्रमण पुटिकाएं। गाल्जी काय अंतः प्रदवी जालिका के साथ मिलकर काम करता है, और जब अंतः प्रदवी जालिका में कोई प्रोटीन बनाया जाता है तो एक संक्रमण पुटिकाओं का निर्माण होता है। हमने पढ़ा था अंतः प्रदवी जालिका के खुदरी वाले में क्या, राइबोसोम बन रहा था, जिसमें प्रोटीन भरा होता है। यह पुटिका या थैली कोशिका द्रव्य के माध्यम से गाल्जी तंत्र में प्रवेश होती है तथा क्या करती है, अवशोषित। अस्त्रावी पुटिकाएं। गाल्जी उपकरण में संक्रमण पुटिकाओं के अवशोषित होने के पश्चात अस्त्रावी पुटिकाएं बनाई जाती हैं, जिनको कोशिका द्रव्य में छोड़ दिया जाता है, जहां से यह पुटिकाएं कोशिका झिल्ली तक जाती हैं और क्या करती हैं, पुटिकाएं थैली में उपस्थित अणुओं को कोशिका से बाहर निकाल देती हैं।
अगला क्या है, क्लेथिन लेपित पुटिकाएं। ये पुटिकाएं कोशिका के अंदर ही क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पादों के यातायात में सहायता करती हैं। गाल्जी काय का सिस और ट्रांस भाग, गाल्जी काय केंद्रक की ओर भाग जो होता है वह क्या होता है, सिस भाग या निर्माण भाग कहलाता है, और कोशिका झिल्ली की ओर का भाग ट्रांस भाग या परिपक्व भाग कहलाता है। ये दो भाग होते हैं इसके। ईआर से बनने वाले प्रोटीन सिस भाग से गाल्जी काय में प्रवेश करते हैं, जिनकी पैकेजिंग करके ट्रांस भाग में पुटिकाओं के रूप में निकाला जाता है और इस प्रोटीन को आवश्यक भाग में भेजा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इनके कार्य क्या है, पहला क्या है, स्त्राव करना, सेक्रिएशन। गाल्जी तंत्र अपने सिस भाग, अंदरूनी भाग के माध्यम से एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करते हैं। कौन कौन, इन पदार्थों को रासायनिक रूप से एंजाइम ग्लाइकोजल ट्रांसफेज द्वारा क्या किया जाता है, संशोधित, जिसे प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। अगला क्या है, प्रोटीन की छटाई करना। सभी स्रावी प्रोटीन को सबसे पहले गाल्जी काय में लाया जाता है, फिर गाल्जी काय इनको क्या करता है अपने गणत स्थानों जैसे लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली तक प्रोटीनों को भेजता है। इसीलिए इसे यातायात बोलते हैं ना। ये देखते हैं, यह लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। लाइसोसोम गाल्जी काय के परिपक्व भाग द्वारा निर्मित होता है जो एसिड फास्फेट से भरपूर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, गाल्जी काय में ही क्या होता है, लाइसोसोम का निर्माण। ओलिक्ट ग्लाइकोसिलेशन, गाल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में ओलिक्ट ग्लाइकोसिलेशन होता है, जिसमें आमतौर पर प्रोटीन के थ्रेओनीन और सेरीन एमिनो अम्ल के साथ ग्लूकोज को जोड़ा जाता है। और क्या करता है, जटिल पॉलीसेकेराइड का संकरण भी गाल्जी काय करता है। पौधे में गाल्जी काय पौधों की कोशिका भित्ति में काम आने वाले जटिल पॉलीसेकेराइड को संश्लेषित भी करता है। ये सब गाल्जी काय के वर्क हैं। एक्रासोम का निर्माण, गाल्जी काय के रूपांतरण में शुक्राणु का एक्रासोम बनता है। फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण, पादप कोशिका विभाजन के दौरान फ्रैगमोप्लास्ट का गठन गाल्जी काय की पुटिकाओं से संलयन होता है। क्रोटिकल कर्णिकाओं का निर्माण, गाल्जी काय अंडे के क्रोटिकल कर्णिकाओं का निर्माण में भी मदद करता है। प्रोटीन यातायात, जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि गाल्जी काय विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या अन्य अणुओं की पोटिकाओं के माध्यम से आवश्यक स्थानों तक पहुंचाता है। हमने देखा अभी ऊपर लाइसोसोम या अदर देन जगह। इसको कोशिका के अणुओं के यातायात का निर्देशक, कोशिका का मध्यवर्ती या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कई बार पूछा गया है। तो इसी को किसे कहते हैं, गाल्जी काय को ही। और आपने देखा इसके कितने कार्य हैं, महत्वपूर्ण भाग है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात आती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है कोशिकांग का। इसकी खोज किसने की, अल्टमैन। ठीक है, अल्टमैन ने, डायरेक्ट नाम भी पूछा गया है। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। ये कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट तथा बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ठीक है, बेंडा ने ही इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। इसका आकार और आकृति परिवर्तनशील होता है। यह कोशिका द्रव्य में कणों, सूत्रों, छड़ों और गोलकों के रूप में बिखरा रहता है कई प्रकार से। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं अंतर झिल्ली से चारों ओर घिरी रहती है तथा इसके बीच में ही तरल युक्त गुहा होती है, जिसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर है। यह डीएनए, राइबोसोम के कण, मैट्रिक्स, क्रिस्टल, बाह्य झिल्ली, एटीपी सिंथेट। अब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या है, इसकी संख्या भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। जैसे अधिक चयापचय गतिविधि वाली कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक। आमतौर में अगर देखा जाए तो इनकी संख्या 1000 से 1600 होती है एक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका अनाक्षी श्वसन करने वाली कोशिकाओं और स्तनधारियों की वृद्धि आरबीसी में इनकी संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। माइक्रोस्टेरियस हरित शैवाल और स्पोरोजोइड की कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यह कई बार प्रश्न में पूछा गया है, शैवालों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। काओस अमीबा और प्लेमिक्सा में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं।
जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पादप कोशिका की तुलना में जंतु में अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसकी संरचना अगर समझें तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आमतौर पर यह सॉसेज के आकार का या बेलनाकार तंतु में सक्षण जैसा होता है और इसकी लंबाई व्यास क्या है 1.0 माइक्रोम और लंबाई 1.0 से 4.1 माइक्रोएम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली आबंध संरचना है जिनमें निम्न घटक होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया को। और डीएनए के केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में यह पाया जाता है। कौन? डीएनए भी कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपने ऊपर देखा। बाहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये देखिए, इसमें फास्फेटिडिल कोलिन की मात्रा अधिक होती है और इसकी मोटाई 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी बाहरी झिल्ली द्वारा बहुत बड़े अणुओं 6000 केडी का स्थानांतरण हो सकता है। इसमें बड़ी संख्या में धसे हुए प्रोटीन होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? पोरीन। बाहरी झिल्ली की सतह पर वृत्तविहीन कण पाए जाते हैं जिनसे पार्सन की उप इकाई कहा जाता है। भीतरी झिल्ली, यह माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है जिस पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। इस झिल्ली पर एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसीलिए क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र। भीतरी झिल्ली की बाहरी सतह को सी फेस तथा आंतरिक सतह को एम फेस कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्रिस्टी, आंतरिक झिल्ली में कई उभार होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। हमने ऊपर अभी देखा है इसमें क्या क्या पाया जाता है। क्रिस्टी में टेनिस के रैकेट के समान संरचना होती है जिन्हें F2 कण या ऑक्सीसोम या आंतरिक झिल्ली उपइकाई कहा जाता है। उपिकाई ऑक्सीसोम एटीपीएस एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। ऑक्सीसोम का निर्माण दो कारकों F0 तथा F1 के द्वारा होता है। F0 कण ऑक्सीसोम के आधार पर होता है, यानी निचले हिस्से पर, जो आंतरिक झिल्ली के साथ F1 कण के जुड़ने से मदद करता है। F0 F1 कण को OSCP यानी ओलिगोमेसिन सेंसिटिव कन्फेरिंग प्रोटीन कहा जाता है, जो ऑक्सीसम के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 ऑक्सीसम की 100 एंगस्ट्रॉम। आधात्री यानी मैट्रिक्स, आंतरिक झिल्ली से घिरे हुए स्थान से में भरे द्रव को मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। इसमें कुल माइटोकॉन्ड्रियन प्रोटीन का लगभग 2/3 भाग होता है मैट्रिक्स में। यह प्रोटीन में फ्रेब्स एंजाइम श्वसनकारी एंजाइम होते हैं। विशेष माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, टीआरएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीनोम की कई प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखा, इसमें डीएनए भी पाए जाते हैं। डीएनए को क्या कहते हैं? अर्ध स्वाद कोशिकांग कहा जाता है क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उपस्थित होता है, जिसके कारण यह प्रोटीन एवं एंजाइमों का निर्माण स्वयं कर सकता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए द्विरज्जु या डबल स्टैंडर्ड नेक्ड यानी नंगा, दानेदार, गोलाकार, उच्च हायर जीसी रेशियो वाला अणु है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोशिका में कुल डीएनए का 1% भाग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जीनोम एम्प्टी डीएनए का आकार छोटा होता है, लेकिन जीन की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक। एम्प्टी डीएनए का आकार जानवरों की तुलना में पौधों में क्या होती है? अधिक होती है। एम्प्टी डीएनए में उत्परिवर्तन से लेबर ऑप्टी न्यूरोपैथी विकार उत्पन्न होता है, जिसमें नेत्र की ऑप्टिक नर्व से जुड़े न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। एम्प्टी डीएनए का उपयोग फाइलोजेनेटिक संबंधों के अध्ययन के लिए किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या हैं? इसमें कोशिकी श्वसन होता है, पहली बात। इसमें एटीपी का संश्लेषण, एटीपी का भंडारण और परिवहन सब होता है। ये तीनों कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण इसको क्या कहते हैं? शक्ति केंद्र कोशिका का। हमने देखा, कई एग्जाम में पूछा है। न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरो हार्मोन के निर्माण में मदद करते हैं। विटलोजेनेसिस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में
काइनोड्रियल काइनेक्स एंजाइम पीतक को घना और अघुलनशील बनाता है। आज के लिए यहीं तक करते हैं, आगे की क्लास आगे करेंगे राइबोसोम से। बहुत बहुत धन्यवाद।